इसलिए जम्मू के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पंजाब के वाल्मीकि समाज के परिवारों को अपने राज्य में जम्मू कश्मीर में बुलवाया है। रात भर अमृतसर की वाल्मीकि बस्ती में हलचल मची रही और अल सुबह सब तैयार है। पंजाब से आए वाल्मीकि दो तरफा मार झेल रहे हैं। सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं और जम्मू के सफाई कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पता चला कि जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों के बच्चों को केवल और केवल सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिलेगी। वे कोई और नौकरी नहीं कर सकते। एक ही देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ने जा सकते हैं। उनके लिए बाकायदा सीट्स भी रिजर्व्ड हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुई मीना वहां के मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो सकती। सामने बैठे क्लर्क ने राधिका और उसके पिता को पूरी तरह लताड़ दिया। पीआरसी नहीं तो फॉर्म भरने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? गाना गाया। मैंने कहा घर कोई गाना सुनाओ। तो वो और आदमी दोनों बैठे और भी बहुत सारे लोग थे इस कमरे में बैठे। तो नहीं मैडम क्या गाऊंगा, मैम जी क्या। मैंने कहा सुनाओ। पता उसने क्या गाना शुरू किया? दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। और उसको लगा होगा कि ये महिला पागल महिला है। वो तो अपनी मस्ती में गा रहा है, उसका छोटा बच्चा भी साथ गुनगुना रहा है और मैं रोए चले जा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो कह रहा है दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और ये वतन तो उसे इंसान मानने तैयार नहीं है। कि कृपा करके आज के बाद कभी ये न कहें कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल था। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आज के इस पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में हम प्रख्यात साहित्यकार कहानीकार डॉक्टर आशा नथानी दायमा जी की पुस्तक जम्मू कश्मीर सच तो यही है, इस पुस्तक पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस पे बात करेंगे। इसमें कुछ कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी हम मैडम से सुनेंगे भी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। आज के जो मुख्य हमारे उत्सव मूर्ति हैं आज के साहित्यकार डॉक्टर आशा नथानी जी। तो डॉक्टर आशा नथानी जी मुंबई में ही जन्मी और वहीं उनका कर्म क्षेत्र भी रहा। और वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज में आप हिंदी विभागाध्यक्ष रहीं और उप प्राचार्य और स्नातकोत्तर प्राध्यापक का पीएचडी गाइड भी रहीं। और 2017 में आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और अपने आप को पूरी तरह साहित्य के क्षेत्र को समर्पित कर दिया। आपकी रुचि संगीत में भी है और संगीत में शास्त्रीय संगीत में आप विशारद हैं। सितार पर आपका पूर्ण अधिकार है, तो आप उसके जानकार हैं और उसमें आपका अध्ययन भी है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आपने संगोष्ठियों में सहभागिता की है, अभिपत्रों का वाचन किया है, टेलीविजन और रंगमंचीय कार्यक्रमों में भी आपकी उपस्थिति रहती है। लेखन भी आपका, फिल्मों के लिए भी आपने संवाद लेखन किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, इसके लिए कई लघु फिल्मों का आपने लेखन किया है, वॉइस ओवर भी आपने किया है। इसके साथ ही मंचीय कार्यक्रमों का आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने संचालन किया है। तो हम आपको अपने बीच में पा करके बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। तो आपका आज के इस पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पुस्तक के बारे में बता देता हूँ कि इस पुस्तक में जो धारा अनुच्छेद 35A, इसके कारण से वहां के लोगों के जीवन में किस प्रकार से प्रभावित किया इस धारा ने, उसको केंद्र में रख करके कहानियां लिखी गई हैं। तो 8 कहानियां इस पुस्तक में आशा जी की हैं और बाद में कुछ परिशिष्ट भी उन्होंने जोड़े हैं जो पूरी चीजों को समझने में बहुत सहयोगी रहते हैं। इस तरह से ये पुस्तक की रचना हुई है। तो उसमें अनुच्छेद 370 परिशिष्ट के रूप में जुड़ा है, धारा 35A भी जुड़ी है और फिर जम्मू कश्मीर संविधान के प्रस्तावना है। कहानियों में यहाँ सभी बेपर्दा हैं, उजड़े हुए लोग, रुखसाना मेरी जान, लहूलुहान गोरखा, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, हमारा हीरो है यह, जाना ना देश बेगाना है, सच तो यही है। जम्मू कश्मीर का सच इन कहानियों में बसता है
आपको यह पुस्तक, जो भी जम्मू कश्मीर के वास्तविकता को जानना चाहते हैं, उसके सच को जानना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। तो सच तो यही है, तो एक सच से रूबरू होते हैं और मैं आशा जी से अनुरोध करता हूं कि वो एक कहानी इसमें से कोई भी जो उनको लगता है कि आज पढ़नी चाहिए, तो उस कहानी को पढ़ने के लिए मैं डॉक्टर आशा जी को अनुरोध करता हूं कि वे एक कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आपके नमस्कार। आप सभी सुधीजनों के सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात बतला दूं कि कहानी जो मैं पढ़ने जा रही हूं वो मैंने 2018 में लिखी है, यानी 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन अनुच्छेद 375 को खत्म कर दिया गया था। ये कहानी उससे पहले की लिखी गई है और कहानी मैं पढ़ रही हूँ, नाम है उजड़े हुए लोग। आज दूसरा दिन है प्रीतों की शादी हुए। घर अभी मेहमानों से भरा हुआ है। सुबह से कोई टूथपेस्ट के लिए हल्ला मचा रहा है तो किसी को तौलिया नहीं मिल रहा। प्रीतों की चाची सास चिंता में घुली जा रही है कि नाश्ते के लिए बने ये आलू के पराठे सबको पूरे पड़ेंगे भी या नहीं। बच्चों का हुड़दंग थम नहीं रहा। माएं उन्हें कूट रही हैं और वे अधनंगे बच्चे बाहर बैठे सुर में सुर मिलाए बिसूर रहे हैं। जवान लड़के लड़कियां सज धज कर बाहर जाने को तैयार हैं। आंखों आंखों में योजनाएं भी बन गई हैं। अधेड़ महिलाएं उनके आंख मटक्का पर लानतें भेज रही हैं। दिन तेजी से गुजर रहा है। दूल्हा पता नहीं कहाँ है। दुल्हन प्रीतो एक कोठरी में गोदड़ियों और रजाइयों के बीच बैठी हुई है। कभी रोती है और पास पड़ी हुई चादर से नाक पोंछ लेती है। कमरे के पास से गुजरती महिला कोई उसे आंखों से ही दुलार जाती है तो कोई उसे पानी के लिए पूछ लेती है। बाहर बैठक में बहस छिड़ी हुई है। सभी शामिल हैं इस बहस में, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। ज्यादातर मर्द तैयार हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए। खुद बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने बुलाया है। जगह जमीन देंगे, नौकरी देंगे, बिजली पानी देंगे, और क्या चाहिए जीने के लिए। हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी पिछले कई हफ्तों से हड़ताल पर हैं। सारा जम्मू कश्मीर गंदगी का ढेर बना हुआ है। बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। इसलिए जम्मू के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पंजाब के वाल्मीकि समाज के परिवारों को अपने राज्य में जम्मू कश्मीर में बुलवाया है। करीब 200 से ज्यादा वाल्मीकि परिवार अमृतसर और गुरदासपुर से पठानकोट जाएंगे। वहां उनका कार्ड बनेगा और फिर वे जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। परिवारों में बहस छिड़ी हुई है कि किया क्या जाए। पुरुष तैयार हैं, बच्चे उत्साहित हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि 1947 में पाकिस्तान के पंजाब से उजड़कर भारत के पंजाब में आकर बसे। घर परिवार, नाते रिश्ते, कितना कुछ वहीं छूट गया। पिछले 10 सालों में यहाँ अमृतसर में बमुश्किल पैर जमाए हैं। थोड़ा अपनापा बना है लोगों से, आजादी के सांस लेनी शुरू की है। तो फिर हमें यहाँ से उजाड़ कर उखाड़ कर जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं। कैसे भूल गए ये सारे मर्द 10 साल पुरानी कहानी। प्रीतों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 8-9 साल की थी जब सारे परिवार के साथ सिर पर गठरी लादे सरहद के इस पार आई थी। 10 साल बीतते न बीतते उसे ब्याह दिया गया यहाँ इस परिवार में, और वह इस अजनबी परिवार में आ गई है। इस उखड़ने की बात क्यों नहीं की जा रही है? अब यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए कि फिर कहीं और। पता नहीं रब ने क्या लिखा है उसकी किस्मत में। वही हुआ जो होना था। मर्दों की बात मान ली गई। गृहस्थियां बक्सों और पोटलियों में बंधने लगी। कल सुबह जम्मू कश्मीर चले जाना है। रात भर अमृतसर की वाल्मीकि बस्ती में हलचल मची रही और अल सुबह सब तैयार। बसों में सवार सभी परिवार पठानकोट पहुंचे, कार्ड बने और सपनों के पंख पसारे पहुंच गए जम्मू कश्मीर। शाम ढल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घोंसलों की ओर उड़ते पक्षियों की आवाजें बड़ी प्यारी लग रही थी। कहीं किसी जंगल के पास सुनसान में सारी बसें खाली करवा दी गई। ये क्या? यहाँ तो बियाबान जंगल है। शहर में न कोई जान न पहचान। तब अब क्या? यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे। लकड़ियां लाई गई, चूल्हे जलने लगे, खाना पकने लगा, बच्चे हुड़दंग करने लगे और मर्द चिंता, और आबाद हो गया इलाका।
रात खा पीकर सब सो गए। आधी रात का वक्त होगा। प्रीतो को लगा मानो उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। चीखें निकल जाती। तभी दूधिया चांदनी में उसने चेहरा पहचान लिया। दौलत राम, उसका पति। परिवार की दूसरी महिलाएं आसपास सोई हुई थी। कैसे जाए वह? दौलत राम थोड़ा आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्रीतो उठ रही थी। दोनों निकल पड़े उस चांदनी रात में, भीड़ से दूर। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो आज बाहर ही गिर जाएगा। दौलत राम ने प्रीतो को अपनी तरफ खींच लिया। परतें उधड़ती चली गई और आज दोनों एक हो गए। दबे पांव आकर लेट गए अपनी अपनी जगह। अगली सुबह रोज जैसी ही थी, लेकिन प्रीतो के लिए बिल्कुल अलग, रोमांचक। उसने अपने आप को दुपट्टे से ऐसे ढक रखा था मानो अपने आप को सबकी नजरों से बचाए रखना चाहती हो। तभी धूल उड़ाती हुई मोटर गाड़ी आई। बताया गया कि उन्हें आज से ही सफाई के काम में जुट जाना है। सुबह का कलेवा कर सभी काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग जा रहे थे। पता चला लखनपुर होते हुए कुछ और वाल्मीकि परिवार जम्मू पहुंच गए हैं। कुछ तवी के इस पार काम करेंगे, कुछ तवी के उस पार। काम की जगह पहुंच उनके पास कार्ड्स देखे गए और झाड़ू और तसले दिए गए और काम शुरू। कचरा साफ करना और उस ढेर को कहीं दूर फेंकाना। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक काम, दोपहर भोजन और आराम, फिर 4 बजे से शाम 7 बजे तक काम। थके हारे मर्द और औरतें, चिल्लपोम बचाते बच्चे। रोज नई चिंता, रात कहाँ गुजारें। कभी जंगलों में, कभी अस्पताल में, कभी सड़कों पर, तो कभी डेयरी फार्म में। रात 9 बजे शहर का गेट बंद हो जाता है। ये एक और नई समस्या है। समय गुजर रहा है। पंजाब से आए वाल्मीकि दो तरफा मार झेल रहे हैं। सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं और जम्मू के सफाई कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये पंजाब वाले ना आते तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी। बात डॉक्टर मोदी तक पहुंची। डॉक्टर मोदी म्युनिसिपल कमेटी में हेल्थ ऑफिसर थे। पंजाब में इनकी रिश्तेदारी थी, इसलिए पंजाब के वाल्मीकियों के साथ को जम्मू कश्मीर लाने में इनकी मुख्य भूमिका थी। चूंकि वे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, इसलिए वाल्मीकि समाज के संपर्क में रहते थे। करीब साल भर से ज्यादा गुजर गया था। डॉक्टर मोदी के प्रयत्नों से अब जाकर पंजाब से आए सफाई कर्मचारियों की सुध ली गई। उनके लिए 10 बाई 10 तथा 12 बाई 10 के कमरे बने, आगे पीछे कतार में। खाने पीने का सामान दिया गया, बिजली पानी की व्यवस्था की गई, गाहे बगाए मीट भी मिल जाता था। सभी प्रसन्न हो गए, जिंदगी ढर्रे पर आ गई। तभी बरसात का मौसम आ गया। दीवारें रिसने लगी, पानी टपकने लगा, बाहर का पानी घरों के भीतर घुसने लगा। परंतु अब कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो क्या घर और बाहर हमें केवल गंदगी में ही रहना है? प्रीतो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। सुबह सवेरे जंगल में शौच के लिए जाना, आते आते लकड़ियां इकट्ठा करना, घर आकर चूल्हा जलाना, खाना पकाना, कलेवा कर काम के लिए निकल जाना। कोई सड़कों की सफाई कर रहा है तो कोई सरकारी अस्पतालों की, कोई सरकारी कार्यालयों की, तो कोई नेताओं और बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के घरों की। जीतराम के पिता निरंजन नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े नेता की कोठी पर जाते हैं। पिता की उंगली थामे जीतराम भी वहां जाता है। इतने बड़े घर में क्या होता होगा? कौन लोग रहते होंगे? देवदूत, अप्सराएं? कभी किसी कोने से कोई अवतरित होता है तो कभी कहीं और से। बड़े से बगीचे, अहाते और कोठी के आगे पीछे झाड़ू लगाते लगाते दिन गुजर जाता। एक दिन एक आदमी बाहर आया, निरंजन से कहने लगा, बेटे को यहाँ क्यों लाता है? उसे स्कूल भेज, पढ़ा लिखा। निरंजन ने बेटे को समझाया, ये बड़े साहब जी हैं, चाहते हैं तू पढ़े लिखे। और फिर निरंजन खुद ही सोचने लगा, हम जैसों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कौन पढ़ाएगा इन्हें? कुछ लोग हैं जो मैला ढोने जाते हैं। लोगों के घरों में टट्टियां बनी हैं, लोग मल त्यागते हैं, वो नीचे गिर जाता है। मल ढोने वाले आते हैं, मल को बटोर कर तसले में रखते हैं और सिर पर ढोकर कहीं दूर फेंक आते हैं। प्रीतो की सास 2 दिनों से बीमार है, काम पर नहीं जा पा रही, इसलिए आज प्रीतो उसकी जगह जाएगी। प्रीतो बसंतों के साथ निकल पड़ी। प्रीतो रोज सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती थी।
दौलत राम के साथ जाना, काम करना, शाम ढले लौट आना, जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। आज प्रीतो बसंतो के साथ पहले घर के पिछवाड़े पहुंची। बसंतो ने यंत्रवत अपना दुपट्टा मुंह पर लपेटा और मल तसले में इकट्ठा करने लगी। आसपास कुछ स्वर मल पर मुंह मार रहे थे। बसंतो उन्हें दूर करती और मल इकट्ठा करती। प्रीतो को याद आया, एक दिन बड़ा सा स्वर मार बुलाए थे उसकी कॉलोनी के लोग। सारे मोहल्ले में बंटवारा हुआ। प्रीतो के घर भी सुअर का मांस पका था। दौलत राम बड़े मजाक से उसे खिलाने लगे, लेकिन प्रीतो ने मुंह बिचकाते हुए कहा, लोगों का गू खाकर पलते हैं ये सुअर, और तुम उन्हें खा रहे हो, यानी तुम। वो दौड़कर बाहर चली गई, उल्टी करने लगी। आज प्रीतो का सिर चकराने लगा, उबकाई आने लगी। इसे काम कहते हैं? यह तो नारकीय यातना है। इससे तो भूखे मर जाना बेहतर है। तभी सिर पर मैला ढोए बसंतो उसके पास आई और बोली, मुंह पर दुपट्टा बांध ले वरना बदबू से मर जाएगी। मैला ढो वरना पैसे न मिलने के, और पैसे न मिलेंगे तो रात चूल्हा नहीं जलेगा घर में। प्रीतो ने दुपट्टा मुंह पर लपेटा, हाथ कांपने लगे, आंसू बहने लगे। इतनी बेचारगी, इतना छोटा उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी। किसी तरह से पहले घर का मैला ढोने के बाद वो घर लौट गई। घर पहुंचकर वो अपनी सफाई में जुट गई। अपने पर पानी उंडेलती तो उसे लगता किसी ने उस पर मैला उंडेल दिया है। वो जोर से चीखती, फिर पानी उंडेलती, फिर चीखती। घर की महिलाएं आ गई। पागल हो गई है क्या? सारा पानी अपने पर ही डालती रहेगी तो हम दिन भर घर का कामकाज कैसे करेंगे? बस कर। हल्ला सुनकर प्रीतो की बीमार सास वहां पहुंच गई। सारा कुछ समझ गई सास, उसकी पीड़ा को, और चुपचाप वापस लौट गई। प्रीतो की आंखों के आगे से मल के ढेर हट नहीं रहे थे। दोपहर भोजन के लिए बैठी, पहला ही कौर मुंह में डाल न सकी, उबकाई आने लगी, तो उठकर चली गई। रात दौलत राम ने बहुत मनाया, लेकिन प्रीतो से खाना न खाया गया। उसने दौलत राम से कह दिया, ये काम मुझसे ना होगा। पति ने कहा, फिर जिएगी कैसे? भूख खाकर तो न जीऊंगी, और वह करवट बदल कर लेट गई। उस रात एक नई प्रीतो ने जन्म लिया। यह तस्वीर बदलनी होगी। बख्शी कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, शास्त्री हॉल, डोगरा हॉल, वो जगह जगह की महिलाओं से मिलने जा रही है, उन्हें समझा रही है, आत्मसम्मान से जीना सीखो, अपने आप को छोटा ओछा मत समझो, अपने अधिकारों को पहचानो। प्रीतो गर्भवती है, लेकिन काम में जुटी हुई है। एक एक कर उसने 5 संतानों को जन्म दिया है, लेकिन तन और मन से बहुत मजबूत है। न डरी है, न डरेगी किसी से। कितने ही मुद्दे हैं। महिलाएं भी उतने ही घंटे काम करती हैं जितने घंटे पुरुष। तो फिर महिलाओं की तनख्वाह कम क्यों है? पंजाब के सफाई कर्मचारी भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितने घंटे जम्मू के सफाई कर्मचारी। फिर पंजाब से आए सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह आधी क्यों है? हमें हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ रुपए तनख्वाह देने वालों को क्यों देने पड़ते हैं? यहाँ वालों को पेंशन मिलती है तो हम पंजाब से आए सफाई कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलती? शनिवार हो या इतवार, होली हो या दिवाली, हमें छुट्टी क्यों नहीं मिलती? हमारे घर आज भी कच्चे क्यों हैं? हमारे परिवार बढ़ रहे हैं तो हमें नए घर क्यों नहीं मिलते? हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो आज वाल्मीकि समाज के स्त्री पुरुष जुलूस लेकर निकल पड़े हैं टाउन हॉल की तरफ। प्रीतो आगे आगे नारे लगा रही है, मुट्ठियां तनी हुई हैं। सफाई कर्मचारियों की 2 पीढ़ियां यूं ही मरखप गई। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? पुलिस वाले आ गए हैं, लाठियां बरस रही हैं, भीड़ तितर बितर हो रही है। प्रीतो और कुछ अन्य लोगों को पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया गया है। अब ये सब पुलिस स्टेशन में हैं। घायल महिलाएं करहा रही हैं। एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है, इन बाहर वालों ने सारा माहौल बिगाड़ दिया है। प्रीतो भिड़ गई उससे, बाहर वाला किसे कह रहे हो? हम क्या चीन पाकिस्तान से आए हैं? यहीं इसी देश के हैं हम, बुलाया गया था हमें। हम ना आते, तुम्हारे माँ बाप की गंदगी साफ ना करते तो जवान होने से पहले ही मर खप गए होते दोनों, और तुम पैदा भी ना होते। प्रीतो की आवाज में कुछ ऐसा दमखम था कि नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर जरा सकपका सा गया। जब तक वो संभले दृश्य बदल चुका था। प्रीतो ने वही चादर बिछवा दी थी, चाय मंगवाई जा रही थी, घायलों की मरहम पट्टी करवाई जा रही थी। नौजवान इंस्पेक्टर ने
चुपचाप बाहर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। जम्मू के सफाई कर्मचारियों का कहना है वापस चले जाओ, पर कैसे चले जाएं? इतने बरसों से यही रस बच गए हैं, 2 पीढ़ियां यहीं पैदा हुई हैं, कहां जाएं लौटकर? जम्मू में मिनी पंजाब बस गया है। वाल्मीकि समाज का है पंजाब, अपने खान पान, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा सब कुछ संभाले हुए है। बावजूद इसके पूरा जम्मूवासी बन गया है। इनके बच्चे 10वीं 12वीं पास हो गए हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। नई पीढ़ी की नई परवाज। लेकिन तभी एक ऐसा निष्ठुर सत्य सामने आया कि सारे वाल्मीकि सत्ते में आ गए। पता चला कि जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों के बच्चों को केवल और केवल सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिलेगी, वे कोई और नौकरी नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना। बच्चे नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहा जाता है नौकरी केवल जम्मू वासियों के लिए है। हम जम्मू वासी ही हैं, यहीं पैदा हुए हैं। ठीक है, तो फिर पीआरसी लाओ। कैसी पीआरसी? पीआरसी नहीं तो तुम यहाँ के नहीं हो, नौकरी नहीं मिलेगी। सिर पीट लिया माँ बाप ने। इतनी हसरतों से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब सारे सपने गलियों की गर्द में गुम हो गए हैं। बच्चे बीए बीकॉम पास कर हाथों में झाड़ू लिए सड़कें साफ कर रहे हैं। पूरा भारत एक तरफ, एक नियम, एक कानून, और जम्मू कश्मीर अलग। क्यों? हमारी अच्छी भली गृहस्थी थी पंजाब में, हमें यहाँ बुला लिया गया। अब हम कहाँ जाएं? जिंदगी ना हुई, गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। तभी एक और घटना घट गई। वाल्मीकि समाज की मीना ने 12वीं साइंस में बहुत बढ़िया अंक पाए। फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दी, बहुत बढ़िया अंक आए। उसने मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरा, एडमिशन के लिए गई, लेकिन एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसके पास पीआरसी नहीं थी। पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये क्या? यानी हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बन सकते। लोग हंस रहे हैं उन पर। अरे तुम गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुए हो, वही करोगे। मीना प्रीतो के पास आई। चाई जी, आप सबके लिए लड़ते हो, मुझे भी रास्ता दिखाओ। प्रीतो ने मीना को गले लगा लिया। उत्तर, तेरी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। प्रीतो सरकारी कार्यालयों के मिनिस्टरों के चक्कर लगाती रही, लेकिन सभी जगह एक ही बात, बाहर के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। एक ही देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ने जा सकते हैं, उनके लिए बाकायदा सीट्स भी रिजर्व्ड हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुई मीना वहां के मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो सकती। ये कैसा अनर्थ है? प्रीतो ने उसे दिलासा दिलाया, तुम वाल्मीकि की बेटी हो, तुम्हें आरक्षित सीट मिल जाएगी। फिर फॉर्म भरा गया। ऑफिस पहुंचे, फॉर्म देखकर कहा गया साथ में एससी का प्रमाण पत्र लगाओ। फिर सरकारी कार्यालयों के चक्कर, एससी सर्टिफिकेट के लिए कहा गया, कोई तो कागज पत्र लाओ कि तुम दलित हो। जी, हमें तो पंजाब से बुलाया गया था, हम कोई कागज पत्र तो लाए नहीं। हम वाल्मीकि हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, मैला ढोते हैं। ठीक है, आप ये सब काम करते हैं, हमने मान भी लिया, पर कागज पर कहाँ लिखा है कि आप वाल्मीकि हैं? अब सारे देश में दलितों के लिए आरक्षण है, अनेक अनेक योजनाएं हैं, वे लोग तरक्की कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के दलित नौजवान बीए बीएससी एमए एमएससी करने के बाद सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। कैसे बदलेगी ये तस्वीर? राधिका 11वीं कक्षा में पढ़ रही है, बहुत अच्छी एथलीट है, अनेक अनेक स्वर्ण पदक जीते हैं उसने। अब नेशनल लेवल पर जाने की तैयारी है। आजकल बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। सारे वाल्मीकि समाज में उत्साह है, राधिका हमारे समाज का देश में नाम रोशन करेगी। माँ बाप भूले नहीं समा रहे हैं, राधिका के सपनों का तो कहीं पार ही नहीं। पापा और कोच सर के साथ पहुंच गई फील्ड में। आज टाइमिंग सही रही तो फिर सीधे दिल्ली। बारी आई, फॉर्म भरा गया, कहा गया पीआरसी साथ अटैच कीजिए। यहाँ कैसी पीआरसी? बच्ची अच्छी एथलीट है, ट्रैक पर खड़ा कीजिए, दौड़ाइए, अपनी योग्यता से आगे बढ़ेगी। जनाब, पीआरसी होगी तब तो ट्रैक पर खड़ा करेंगे। बहस होने लगी। हर वाक्य के साथ राधिका का दिल बैठता गया। दोपहर घर पहुंचते पहुंचते जम्मू कश्मीर की सर्वोत्तम एथलीट गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी। धीरे धीरे राधिका संभलने लगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा उसे ताकत दे रहा था।
पूरी ईमानदारी के साथ राधिका नई कोशिश में जुट गई। इस बार उसने जमकर पढ़ाई की, बीएसएफ के एंट्रेंस एग्जाम दी, बहुत अच्छे अंक आए, फिजिकल टेस्ट भी पास कर गई। दिल उमंग और उत्साह से भरा हुआ था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना साकार होने जा रहा था। माँ बाप के साथ सुबह 4 बजे उठकर नियत स्थान पर पहुंच गई। लंबी लाइन, लेकिन राधिका जानती है कि लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, इसलिए सिलेक्शन तो तय है। बारी आई, फॉर्म भरा, पीआरसी की कॉपी मांगी गई। कहां से लाएं पीआरसी? सामने बैठे क्लर्क ने राधिका और उसके पिता को बुरी तरह लताड़ दिया। पीआरसी नहीं तो फॉर्म भरने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? अपमान से तमतमाया चेहरा, आंखों में आंसू, रुंधा हुआ गला, कांपते हाथ, लड़खड़ाते कदम, कुछ सूझ नहीं रहा। कहां जाए राधिका? कैसे जिए इस जम्मू कश्मीर में? ये पीआरसी का अजगर निगल लेगा एक पूरी की पूरी पीढ़ी को। छटपटाहट बढ़ती जा रही है। हम इसी राज्य में पैदा हुए, पले बढ़े, पर हम यहाँ के नहीं हैं। कैसे संभव है ये? जहां हम रह रहे हैं वो चुनाव क्षेत्र वाल्मीकि समुदाय के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन हम चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, हम वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम वाल्मीकि तो हैं, लेकिन किसी सरकारी फेहरिस्त में हमारा नाम ही नहीं है। किससे कहें अपनी दास्तां? उमेश और अमित दोनों 12वीं जमात तक साथ साथ पढ़ते रहे। उमेश हमेशा अव्वल आता रहा। दोनों दोस्तों का एक ही सपना, हाईकोर्ट में वकालत करेंगे। अब अमित हाईकोर्ट में वकालत कर रहा है और उमेश बीए करने के बाद सड़कों पर झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि एलएलबी कर भी लेता, फिर भी जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन उसे न तो मेंबर बनाती और ना ही वो प्रैक्टिस कर सकता था। कश्मीर की बार एसोसिएशन का तो पिछले 25 साल से एक ही अध्यक्ष है। उसका काम है आतंकवादियों को छुड़ाना और भारतीय सेना के विरोध में केस करते चले जाना। कहाँ का न्याय है ये? कहाँ होगी हमारी सुनवाई? कब होगी हमारी सुनवाई? 18 साल बाद आखिरकार दौलत राम की नौकरी पक्की हुई, फिर उसकी तरक्की हुई, वो निगरान बना। अब वो खुद झाड़ू नहीं लगाता सड़कों पर, झाड़ू लगाने वालों की निगरानी करता है। आगे चलकर और तरक्की हुई, वो सुपरवाइजर भी बना, परंतु न्याय कभी नहीं मिला। जम्मू वाले की तनख्वाह 40,000 और दौलत राम की 25,000। ये तो सरासर अन्याय है, लेकिन किससे कहें? वाल्मीकि समाज में प्रीतों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लोग दौलत राम के पास आते हैं कि प्रीतों से कहकर हमारा काम करवा दो। प्रीतो मुस्कुरा कर कहती है, जट ने पिलाई लस्सी ते गले में बांधी रस्सी। मेहनत बिना कोई काम नहीं होता। मुझे घूस दे रहे हो? ये तो सोचो कितनी कितनी जंग लड़नी है हमने। सरकारी उदासीनता, सामाजिक नफरत, गरीबी। ईमानदारी से काम करो, ठंड रखो, अपने दिन भी आएंगे। पहली परेशानियां कम थी, जो अब एक और नया मोर्चा खुल गया है। पिछले कुछ समय से नए नए लोग बस्ती में आते हैं, कहते हैं सत्संग में आओ, हमारी बातें सुनो। कभी किसी की छत पर, कभी किसी के कमरे में लोग जमा होते हैं, उन्हें समझाया जाता है, बरसों से तुम समाज में नफरत झेल रहे हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे भगवान ये हैं, इन्हें पूजो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। हर रविवार को कुछ छतें किराए पर ली जाती हैं। लोगों को 10 से 15,000 महीने का किराया मिल रहा है। कौन नहीं देगा अपनी छत हर रविवार को किराए पर? लोगों को नया भगवान पसंद आने लगा है, वे उसे पूजने लगे हैं। धीरे धीरे पता चला हम तो यहाँ भी मारे गए। पहले उनकी प्रार्थना सभा होती है, प्रवचन होता है, फिर इस वाल्मीकि समाज वालों को बुलाया जाता है। नीची जाति वालों के साथ उठना बैठना उनको पसंद नहीं आता। बावजूद इसके हर रविवार कहीं किसी छत पर सत्संग का आयोजन होता रहता है, इस उम्मीद में कहीं कोई तो हमारे भगवान को महान कहेगा, किसी का तो मन बदलेगा। प्रीतो को भी बुलाया गया। उसने सारी बातें सुनी, फिर ये कहकर लौट आई कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि पति और भगवान बदले नहीं जाते। आयोजक तिलमिलाकर रह गए। प्रीतो सोच रही है, इन लोगों के चलते हमारे लोगों ने अपने नाम बदल लिए, धर्म बदल लिया, रोटी की जगह डबल रोटी खाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन समाज की नजर कहाँ बदली, सोच कहाँ बदली? हम बाहर वाले,
हम बगैर पीआरसी वाले, हम तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सारे जम्मू कश्मीर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की अपनी बस्तियां गंदगी में बिजबजा रही हैं, क्योंकि नालियां नहीं हैं। हर साल बरसात का मौसम अभिशाप बनकर आता है इनके लिए। ज्यादातर परिवार आकंठ कर्जे में डूबे हुए हैं। बैंक से कर्जा लेना चाहें तो केवल जम्मू कश्मीर बैंक से कर्ज ले सकते हैं, वो भी 18% पर। अंधेरा अंधेरा और अंधेरा। कौन दिलाएगा हमारे अधिकार? छोटी मोटी दुकान तक खोलने का अधिकार नहीं है हमें। कॉलेज के अपने ही क्लासमेट के घर सफाई का काम कर रहे हैं, अपमान का घूंट पी रहे हैं। एक पूरी की पूरी पीढ़ी पढ़ लिख कर तैयार खड़ी है, मौके तलाश रही है, लेकिन हर बार हाथ में झाड़ू थमा दिया जाता है। प्रीति तो सोच रही है उसके साथ की बसंतो, माया देवी, सरला देवी, जसविंदर और कितनी कितनी महिलाएं रोटी भी कमाती रही, परिवार को खिलाती भी रही, शराबी कबाबी पतियों को संभालती भी रही और बच्चों को संस्कार भी देती रही। जम्मू कश्मीर की सड़कों को, स्कूल, कॉलेजों, घरों, कार्यालयों को साफ सुथरा भी बनाती रही, परंतु यहाँ की सरकारें 60 सालों से इन्हें यहाँ का स्थायी निवासी मानने तक के लिए तैयार नहीं है। कम से कम यही पैदा हुए, जवान हुए, पढ़े लिखे हमारे बच्चों को तो उनका अधिकार दो। पूरा देश मानव अधिकार की बात कर रहा है। प्रीतो को उसके बेटों ने बतलाया है। वो अपने तीनों जवान बेटों और उनके साथियों के साथ दिल्ली पहुंच गई। मानव अधिकार आयोग अच्छा सुनाई देता है, लेकिन वहां पहुंचकर प्रीतो समझ गई कि उन्हें तो मानव श्रेणी में नहीं गिना जाता, फिर किस अधिकार की बात करें। आजकल अपनी जिंदगी की ढलती शाम को प्रीतो अनुभव करने लगी है। उसके बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। दौलत राम कभी न लौट कर आने के लिए जा चुका है। डॉक्टरों का कहना था कि जिंदगी भर सड़क की धूल फेफड़ों में भरती चली गई, कितना काम करेंगे फेफड़े। एक दिन दौलत राम के फेफड़ों ने जवाब दे दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दौलत राम कह रहा था, प्रीतु मैं जिंदगी भर तेरे साथ चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन चल नहीं पाया। तेरी चाल, तेरी सोच बड़ी तेज है। अब मैं किसी काम का नहीं रहा, पर तू हिम्मत मत हारना, तुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं। और उखड़ती सांसें थम गई। प्रीतों का संघर्ष जारी है, काम चल रहा है। अब सफाई कर्मचारियों को पेंशन मिलने लगी है, त्योहार के दिन आधा दिन छुट्टी मिलने लगी है, कैजुअल लीव मिलने लगी है, लेकिन पीआरसी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेती। प्रीतो ने हिम्मत नहीं हारी है। उसके बच्चे कहते हैं, माँ तू नेक काम किद्दा है। प्रीतो के चेहरे पर एक मुलायम सी मुस्कान आ जाती है। प्रीतो तेज तेज चल रही है, मीटिंग में पहुंचना है, दिल्ली से पत्रकार आए हुए हैं, धारा 35A पर बात होनी है, नई रोशनी, नई उम्मीद। चलते चलते अचानक सीने में तेज दर्द उठा, पसीना पसीना हो रही है वो, कदम लड़खड़ा रहे हैं, गिर रही है वो। ये क्या, मेरे चारों तरफ लोग क्यों जमा हैं? मैं सड़क पर क्यों पड़ी हुई हूँ? मुझे देख लोगों ने रोना पीटना क्यों शुरू कर दिया है? बड़ा बेटा डॉक्टर को लेकर पहुंच गया है, डॉक्टर मुझे देख परख कर सिर हिला दिया है उसने, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अगर मैं वहां बीच में पड़ी हुई हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? ओ, कैसे समझाओ इन्हें कि यहाँ बैठकर रोना पीटना छोड़ो, उन पत्रकारों से मिलने जाओ। समझाओ उन्हें कि तुम लोग हमें समाज का पिछड़ा हुआ अंग समझते हो, लेकिन सत्य यह है कि हमारे बगैर तुम्हारा समाज खड़ा ही नहीं रह सकता। जाओ कहो सरकार से कि हमारी बातें सुन ले, मान ले, क्योंकि नई पीढ़ी में इतना धीरज नहीं कि बरसों बरस पुरानी पीढ़ी की तरह चुप बैठी रहे। अब ये हजारों की संख्या में है, पढ़े लिखे हैं, कलम की ताकत बड़ी मजबूत होती है। इन्हें अधिकार दे दो, नहीं तो ये छीनने का मादा रखते हैं। समझ जाओ, इन्हें इनके अधिकार दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। 60 सालों से बंधा धीरज का बांध टूट गया तो जलजले में बहुत कुछ बह जाएगा, सरकारें, समाज, राज्य और न जाने क्या क्या। ये शीतल शीतल एहसास, मन संतुष्ट है, शांत है, मुस्कुरा रहा है। परिवर्तन तो आना ही है, रात के बाद सवेरा तो होना ही है, उजड़ने के बाद ही तो बस्ती बसती है। समय आ गया है बसने का, संवरने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो दरअसल मैं रात में इसकी एक एक कहानी पढ़ करके सोया,
तो विशेषकर ये जो कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि इसमें जिस प्रकार का चित्रण है वो बहुत कुछ कहता है। जिस समाज के प्रति हमको अत्यधिक संवेदनशील होना है, जिसके उत्थान के लिए हमको बहुत अधिक प्रयास करने चाहिए थे, भारतीय संविधान ने जिस समाज की प्रगति के लिए विशेष प्रबंध किए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समाज की चिंता की, और उनके साथ संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने भी उस बात का समर्थन किया कि समाज को थोड़ा मजबूती देने की आवश्यकता है। उस समाज को धोखे से पंजाब से कश्मीर ले जाकर के बसा लिया जाता है कि आ जाइए, तुम्हारी जरूरत है हमको। उनकी जरूरत थी तो उनको याद करके बुला लिया गया, और उनके साथ फिर कैसा बर्ताव किया इस कहानी में हमने देखा कि उनको जीने का अधिकार नहीं, उनको रहने का अधिकार नहीं, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं, उनको सीमित पढ़ाई करने का अधिकार, प्रोफेशनल कोर्स अगर वो प्रतिभावान बच्चे उनके डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे तो उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने की अनुमति नहीं। ये स्थिति, इस स्थिति से वहां का ये समाज गुजर रहा था, जिसे अनुसूचित जाति के नाम से हम संविधान में जानते हैं, जिसके प्रति देश में इतना एक संवेदनशील लोगों की संवेदनाएं इतनी गहरी होती हैं, उस समाज के इस पीड़ा से गुजरना पड़ा और हम जानते नहीं थे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी ने एक समुदाय की पीड़ा को, उसके दर्द को हमारे सामने रखा है, और मुझे नहीं लगता कि इस को बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वहां दलित समाज को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता देश में बहुत सारे लोग इस विषय को जानते होंगे, क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर में इस समुदाय या दूसरे समुदायों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होती नहीं थी। इस कहानी ने उन सबको हमारे सामने रखा। बहुत मार्मिक कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कहानी के माध्यम से उस समाज की, उस समुदाय की जो पीड़ा है उसको आप सामने लेके आए। प्रीतु ने एक संघर्ष का रास्ता लोगों के सामने रखा, दिखाया कि संघर्ष से कुछ मिल सकता है। ये ऐसे तो चलने वाला नहीं जीवन। तो प्रीतु की कहानी एक साहस की कहानी भी है। जब मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था तो मेरे को ध्यान आया कि आपने जम्मू कश्मीर में इन कहानियों को आपने ये सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। ये सिर्फ कोरी कहानियां नहीं है, ये अनुभूति से उपजी हुई संवेदनाएं हैं जो डॉक्टर आशा नथानी जी ने जम्मू कश्मीर में उन लोगों के साथ रह करके अनुभव की, उनके साथ समय बिताया, उनके दर्द को समझा, उनकी समस्याओं को समझा, उनसे रूबरू हुए, उनकी पीढ़ियों के कष्ट को देखा, तब जाकर के उनके अंतस से ये कहानियां बह करके निकली हैं। इसलिए इनमें मर्म हमको बहुत दिखाई देता है। तो मैं पढ़ रहा था कि आपने बहुत सारा समय जम्मू कश्मीर में इन लोगों के बीच में बिताया। जो भी कहानी आपने लिखी, हर कहानी के साथ आपने जीवन जिया है। तो इस कहानी को जब आप अनुभव कर रही थी तब उस समय की कुछ मनस्थिति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। जरूर जरूर लोकेंद्र जी। 2017 में, जैसे मैंने आपने परिचय में भी बताया, मैंने कॉलेज से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था, और उसके बाद मैं अपनी बहन डॉक्टर प्रतिभा के साथ, एक्चुअली ये 35A उसी ने मुझे बताया कि ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ये बात मैं 16-17 की कर रही हूँ। हम आप सभी लोग 370 जानते थे, पर 35 से हम लोगों को पता नहीं था। यानी आप तो ये समझिए लोकेंद्र जी कि मेरी किताब छप गई, उसके बाद भी मैं कितने ही यानी वकालत करने वाले लोग, कितने जर्नलिस्ट लोगों को तब भी 35A पता नहीं था। तो जब प्रतिभा ने मुझे 35A के बारे में बताया, कुछ पढ़ा मैंने, उसने समझाया, और तब जब मैं वहां गई, ये बात मैं 2017-18 की कर रही हूँ, और वहां मैं ये वाल्मीकि सारे लोगों से ही मिल रही थी, बार बार आती जाती रहती थी। वाल्मीकि समाज से मिलना मेरा शुरू हुआ वहां। उस समय वाल्मीकि समाज के जो मुखिया थे वहां नौजवान ही थे, घारू। मैंने उन पर भी एक कहानी, जो आपने कहा ना हमारा हीरो है ये पूरी कहानी फिर मैंने घारू पर लिखी है। घारू का मैंने नाम भी नहीं बदला है, उनसे इजाजत लेने के बाद मैंने उन्हीं की कहानी लिखी। तो घारू के घर जब हम गए और मैं इन लोगों से मिलती थी, वो बुला देते थे, सारे लोग वहां जमा होते थे। राधिका से मैं वहीं मिली, बहुत सारे बच्चे नौजवान आते थे।
तकलीफ ये होती थी, जैसे आपने कहा ना, लोकेंद्र जी की कहानी पढ़ने के बाद आप सो नहीं पाए, मैं कितनी ही रातों नहीं सो पाती थी। वो एक एक चेहरा आंखों के आगे आता था, मैं रोती रहती थी। जब इन लोगों से बात करती थी तब रो रही होती थी, वापस आती थी अपने गेस्ट हाउस में रो रही होती थी। मुझे इतनी छटपटाहट होती थी कि इतने सालों तक, यानी हम आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और हमको लगता है हम पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं और हम सारा कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, सारा कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ जानते हैं। और वहां जाने के बाद मुझे लगा दरअसल हम अपने देश को नहीं जानते, क्योंकि इतिहास ने मुझे जो पढ़ाया वो झूठ है, मीडिया मुझे जो दिखलाता रहा वो झूठ है, जम्मू कश्मीर की सरकारें जो मुझसे कहती रही वो झूठ है। सच तो मैंने तब जाना जब मैं वहां उनके पास गई। यानी बीए बीएससी पास, एलएलबी पास ये बच्चे 26 27 24 28 साल के लड़के लड़कियां, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ कुलबुलाहट है कि कुछ हो नहीं पा रहा। और वो, मैं हमेशा कहती हूँ, वो ना चेहरे सारे सामने आने लगते हैं, वो आंखों की कोर में चमकता हुआ झिलमिल झिलमिल सा आंसू, वो रोना रोकने के लिए संघर्ष करते वो नौजवान, वो मुझसे बात कर रहे होते थे, फिर चुप हो जाते थे, वो चुप हो जाते थे और मैं रोने लगती थी। यानी वो सारा कुछ इतना भयावह था। जब वो बताते थे कि उनके साथ कैसा, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे परसेंट लाने वाले बच्चे, पर सिर्फ इसलिए झाड़ू लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वाल्मीकि समुदाय के हैं। ये सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में, मुझे ये लगता था, मैं खुद सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाती रही, मेरे कॉलेज में जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए और सारे देश में स्कूल कॉलेजेस में इन बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, और जम्मू कश्मीर में वहीं के लोग जो वहीं पैदा हुए हैं वो पढ़ लिख कर इस तरह तड़प रहे हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। राधिका का भी मैंने नाम नहीं बदला, मैंने उससे पूछा था, राधिका का नाम मैंने राधिका ही रखा है। उस लड़की से मिलना, जिस शाम वो मुझसे मिलने आई थी लोकेंद्र जी, वो अपने सारे गोल्ड मेडल्स, अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर आई हुई थी, उसने मेरे सामने सारे फैला दिए। मुझे लगा मैं क्या दे दूं इस बच्चे को, क्या करूं मैं इसका। तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम इस देश के आजाद नागरिक, हम पैदा होने से अपनी आजादी का जश्न मनाते हमने। इनफैक्ट हमने तो, चूंकि हमें वो आजादी जन्मजात मिली है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और वही इसी आजाद देश में पैदा हुए ये बच्चे, उसी जगह पैदा हुए उनके माँ बाप जिस तरह तड़प रहे हैं, वो सारा कुछ बहुत दर्दनाक था। वो घर के छोटे छोटे से बच्चे, वहां दोनों बच्चे उनके खेल रहे होते थे, और मैंने उनके बेटे से पूछा तुम क्या बनोगे, आदि नाम है उसका, तो कह रहा कि आंटी मैं तो लॉयर बनूंगा। तो मैंने कहा अच्छा लॉयर बनोगे, क्यों? नहीं, सब कुछ गलत है ना मेरे यहाँ, मैं ठीक करूंगा। करीब 7 साल का बच्चा है ना। दूसरी तरफ उससे छोटे जो बच्चे, वो तो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, उस गंदगी के बीच दौड़ रहे हैं, और आपको पीड़ा होती है कि ये बच्चा अभी तक कितना अनजान है कि इसका कल आने वाला कितना अंधकारमय है। ये बात मैं 5 अगस्त 2019 से पहले की बात कर रही हूँ, अब चीजें अलग हैं। सच में ये कहानी जो है लोगों के मन को थोड़ा सा, उनके मन में भावनाएं पैदा करने वाली ही हैं। तो अब देखें कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि उनके जीवन का जो सबसे बड़ा कांटा था 35 से, वो भी खत्म हुआ, अनुच्छेद 370 भी खत्म हुआ। आने वाले समय में कुछ उनके जीवन में नए बदलाव आएंगे, रीतों का संघर्ष कुछ नए रास्तों की ओर लेके जाएगा। लोकेश आप जी, आपको जी एक बात बताऊं, मैं इन लोगों के संपर्क में रहती हूँ। मैं बताऊं, आप कह रहे हैं, आप भविष्य काल में कह रहे हैं परिस्थितियां बदलेंगी, बहुत कुछ बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। इस साल का 12वीं का जब रिजल्ट आया है, तो वहां का वाल्मीकि समाज का एक लड़का है करण रंधावा, 12वीं कॉमर्स में उसके 98% आए हैं। ऐसा नहीं है कि 90% से ज्यादा इन बच्चों के पहले नहीं आए थे, पहले भी इन लोगों के परसेंटेज आते थे ज्यादा, पर अवसर ही नहीं मिलता कोई था पहले। कोई वो नहीं, पता है वही झाड़ू लगाना है। और मैंने इन बच्चों का रंधावा की बात सुनी, करण की,
इतना उत्साह। उसकी बूढ़ी दादी जो तब आई हुई थी, वो कह रही कि अब जाकर हम आजाद हुए हैं, अब मेरे बच्चे को, मेरे पोते को, अब मेरी उम्र बढ़ गई है, अब मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, वो पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। यानी कितने ही बच्चे वहां 5वीं 6वीं 7वीं के बाद पढ़ना लिखना छोड़ देते थे, लड़के लड़कियां, सिर्फ इसलिए कि फिर बाद में झाड़ू ही तो लगाना है। कितने माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि फिर झाड़ू ही तो लगाना है, तो कहाँ, इतने कम तो तनख्वाह है, उसमें कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी। अब अंदर ऐसा एक उत्साह है इन लोगों में, क्योंकि तस्वीर बदली है। अब इनको विश्वास है कि अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो यही इनको नौकरियां भी मिलेंगी, तो बहुत खुश हैं। और वो जो पीआरसी का जो राक्षस, वो जो हौवा सबको दबोए हुए था, जब ये लोग फोन करते हैं ना तो इतनी खुशी होती है। वो कहते हैं मैडम जी अब तो पीआरसी तो भूतकाल की बात हो गई है, हम सब ने अपने डोमिसाइल बनवा लिए हैं, तो अब सब बराबर हैं। अब कहीं पर कोई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी या वाल्मीकि या गोरखा, अब वो कोई कैटेगरीज नहीं रह गई हैं। अब सबके इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन चुके हैं, सारे अब वोट दे रहे हैं, तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा। सच मायने में वो बूढ़ी दादी ने बहुत सुंदर बात कही कि उनके लिए आजादी का दिन 5 अगस्त 2019 जी यही था, जी क्योंकि उससे पहले तो उनको लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं थे, वोट नहीं डाल सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जी जबकि देखिए अंतर कितना है कि इसी देश में पाकिस्तान से आए हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। जी। मनमोहन सिंह जी तो माननीय प्रधानमंत्री हाँ, रहे, ये इंद्र लाल कुमार कृष्ण गुजराल आडवाणी जी रहे। आज की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे, गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। और वहां का नौजवान जो प्रतिभाशाली है, जो धावक है, एथलीट है, उसको ग्राउंड में दौड़ने को नहीं मिलता। जो 90% लेके आ जाता है, उसके सामने नौकरी का एक ही अवसर है, चाहे वो 90% लाए चाहे फेल हो जाए, उसको काम एक ही करना है, सफाई का। बिल्कुल। ये कैसी विडंबना थी। इस विडंबना से उनको मुक्ति मिली, बहुत अच्छी बात है। ये उत्सव का उनके लिए, उनके जीवन में ये उत्सव एक तरह से प्रारंभ हुआ है। जो बात एक आपने कही आपने ना कहा। लोकेंद्र जी, आपने जी। जो बात कही ना, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, ये बात वहां के लोगों ने, कितने सारे लोगों ने मुझसे ये बात की, मैडम जी ऐसे कैसे हो सकता है, इंद्र कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री बन गए, और हमको, चूंकि वो बाहर दूसरे राज्यों में रह रहे थे और हम भूले भटके जम्मू कश्मीर में ही रह गए, तो हम तो अभी तक गुलाम ही हैं। वहां लब्बा राम एक हैं सज्जन जो काफी काम कर रहे हैं, वो कह, उन्होंने अपने ना ऑफिस में, जब मैं वहां गई तो जहां पर बैठते हैं पीछे कुर्सी पर बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिखा हुआ है आजाद देश के गुलाम। तो वो पढ़ के, वो एक पंक्ति पढ़ के ना, आप, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर थे, किसी ने पटक कर आपको जमीन पर फेंक दिया है। 70 साल बाद भी अगर ये महसूस करते हैं आजाद देश के गुलाम, कितनी बदनसीबी थी हमारी। बिल्कुल, बहुत दुखद परिस्थितियां थी। आपने एक कहानी और है आपकी, आपने उसका जिक्र भी किया, हमारा हीरो है यह। जी। थोड़ा सा उस हीरो के बारे में बताएंगे। ये है कहानी, हमारा हीरो है ये कहानी घारू की है। घारू से जब मैं मिली, यानी अपने, मेरे ख्याल से मिड 30s या लेट 30s में होंगे, उस उनके भी माँ बाप आए थे 1957 में, वो यहाँ पर आए थे, सफाई कर्मचारी बनकर आए थे पंजाब से। उनके घर पे जाना, यानी अगर आप वो कहानी पढ़िएगा तो देखिएगा, मैंने सारा वर्णन किया है। यानी वाल्मीकि जी की तस्वीर बड़ी सी लगी हुई है, अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, और छोटी मोटी सुविधाएं जो उन्होंने अपनी जुटाई हुई हैं। इन लोगों का ना कैसे, लोकेंद्र, इन लोगों को जो उस जमाने में 67-68 में, नहीं 67-68 नहीं, 58-59 में गुलाम बख्शी जी ने जो इन लोगों को जमीन दे दी थी, तो 10 बाई 10 या 10 बाई 12 के कमरे थे। अब अच्छा, इतने 60 सालों में परिवार तो बढ़ा है, तो इन लोगों ने क्या किया है, जिन जो पैसे थोड़े बहुत जुटा सके, बचा सके, उसके ऊपर एक कमरा बना दिया है। और उन कमरों में ना प्लास्टर है, वो ईंटें झांकती रहती हैं, कहीं रंग भी नहीं पुता हुआ है,
पाखाने बने हुए हैं बहुत से घरों में, कहीं तो वो भी नहीं है, नालियां नहीं है, वो अंदर अंदर आप जाते हैं इतनी गंदगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहीं से तार खींचा हुआ। मैंने ये ना सारी तस्वीरें अपनी किताब में एक परिशिष्ट मैंने रखा है, उसमें मैंने ये सारी तस्वीरें रखी हुई हैं जब मैं वहां गई थी, इन लोगों से मिलती जुलती थी। घारू की भी तस्वीर है वहां पर, मैं जब उनके घर गई थी। तो घारू से मिलना एक बहुत अलग अनुभव था, इसलिए मैंने पूरी एक कहानी घारू पर लिखी। और उनका नाम नहीं बदला। ये जो इस कहानी की प्रीतो हैं, उजड़े हुए लोग की, ये महिला भी, इनका नाम मैंने बदल दिया। पर इस महिला से मिलना, वो कुछ कुछ वाक्य मैंने उनके कहे हुए रखे हैं, जो ये चूंकि पंजाब से इतना जुड़ी नहीं हूं, पर जिस तरह उन्होंने कहा ना, जट ने पिलाई लस्सी तो गले में बांधी रस्सी, तो जिस तरह वो महिला कह रही थी, या जिस तरह उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाला हमको बोलने लगा, ये बाहर वाले, मैंने कहा क्या हम चीन पाकिस्तान से आए हुए हैं? तो वो सारी चीजें ना, और वो जिस गर्मजोशी से, और ऐसा लगता था कि 35A अगर कुछ ठोस चीज होती ना, तो इन्होंने पता नहीं कब का उसे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया होता। पर कितनी मजबूरी है, कितनी लाचारगी है। और ये घारू जो व्यक्ति है, इतना शांत संयमित, पहले उसने इलेक्शन लड़ा, हार गया, फिर दूसरी बार लड़ा, क्योंकि पहले तो ये था कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग वही। फिर इसने कहा कि फिर मैं लोगों के साथ काम करता रहा, लोगों को मैंने बताया कि हमारी जो स्थिति वो ऐसा ही हम नहीं रहेंगे, परिस्थितियां बदल सकती हैं। उसने अपने ही इलाकों में अब जिस इलाके में ये लोग रहते हैं, मैं इस समय नाम भूल रही हूँ, वो ना इलाका पहले इन लोगों को तो बिल्कुल बियाबान जंगल था, तो वहां कोने में पटक दिया गया था। अब हुआ ये कि पिछले 40-50 सालों में डेवलपमेंट होते होते इनके, यानी सड़क के इस पार इनके सारे टूटे गंदे मकान हैं, और थोड़ा आगे आप जाइएगा तो वहां पर बिल्कुल पॉश कॉलोनी वहां की मानी जाती है। अब सबकी नजर इनकी जगह पर है, वो कोशिश की इनको हटा, ये तो उनके लिए नासूर बने हुए हैं। और ये आदमी वो लड़ाई लड़ रहा है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उसने ना एक दिन कहने, जब बात कर रहे थे तो कहने लगा कि हाँ मैडम जी, मेरा सपना था, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, और इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। फिर एक स्कूल में बहुत कोशिशें की, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर एक स्कूल में सफाई का काम करने लगा, वहां के किस्से कुछ उसने सुनाए, वहां पर कुछ बात में कहने लगा। मैंने फिर गाना गाया, मैंने कहा घर कोई गाना सुनाओ। तो वो और आदि दोनों बैठे, और भी बहुत सारे लोग थे उस कमरे में बैठे हुए। तो नहीं मैडम जी, मैडम क्या गाऊंगा, मैम जी क्या। मैंने कहा सुनाओ सुनाओ। पता है उसने क्या गाना शुरू किया? दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और उसको लगा होगा कि ये महिला पागल महिला है, वो तो अपनी मस्ती में गा रहा है, उसका छोटा बच्चा भी साथ गुनगुना रहा है, और मैं रोए चले जा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो कह रहा है दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और ये वतन तो उसे इंसान मानने तैयार नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहे ना लोकेंद्र आसपास, तो मेरे अंदर वो छटपटाहट इतनी बढ़ी, मुझे लगा मैं और कुछ नहीं कर सकती। पहले शुरू में ये नहीं था कि कहानियां लिखूंगी, पर ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि पूरे देश विदेश में जिस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, कश्मीर को लेकर तो कुछ और ही तस्वीर है। लाखों लोग ये जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, एक अकेडमिशियन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि कम से कम कुछ लिखूं और लोगों को सच बात बतलाऊं। तो कहानियां लिखने से पहले मैंने सोच लिया था अपनी किताब का नाम लिखूंगी, रखूंगी, सच तो यही है, इसलिए रखा। तो घरों से बिल्कुल। अलग अलग आ, होते रहे। बिल्कुल सच कहा आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर इन सब घटनाओं पर, इन सब परिस्थितियों पर यदि लेख लिखे गए होते, निबंध लिखे गए होते, तो शायद उनको उतने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसलिए आपने बेहतरी किया कि कहानियां लिखी। कहानियां लोगों के सीधे हृदय में उतरती हैं, मन से मन का संवाद करती हैं, और बिंब, दिमाग में बिंब पैदा करती हैं, वहां के चित्र उकेरती हैं, उनकी परिस्थितियों की एक झलक देने का प्रयास करती हैं। जम्मू कश्मीर सच तो यही है, अनुच्छेद 35 से सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी।
इस कहानी संग्रह की एक और कहानी है जो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी अ, आकर्षित किया उसने, और थोड़ा सा अलग एक ढंग से आपने उसमें बात कही है, वो है रुखसाना मेरी जान। जी। थोड़ा आप ही बताइए रुखसाना मेरी जान के बारे में। रुखसाना मेरी जान लिखने के लिए इसलिए बाध्य हो गई मैं, क्योंकि हमने ना जम्मू कश्मीर को, इस देश ने जम्मू कश्मीर को पिछले 73 सालों में सही नजर से देखा ही नहीं। हम उसे हिंदू मुसलमान कहते रहे, हम उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी कहते रहे। यानी इतनी अलग अलग तरह की चीजों में हमने पूरे देश को उलझाए रखा, और हमने असलियत जो थी इस जम्मू कश्मीर राज्य की, वो कहीं आने नहीं दी। तो लोग सामान्य तौर पर ये मानकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर है तो वहां तो मुसलमान जो हैं वो तो ऐश कर रहे हैं। तो तस्वीर का एक पहलू ये भी है जो रुखसाना की कहानी है, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी महिला अगर, यानी ये मैं जैसे कहना चाहिए 5 अगस्त 2019 से पहले तक की बात कर रही हूँ, अगर ये महिला चाहे किसी धर्म की हो, अगर वो किसी ऐसे पुरुष से शादी कर लेती है, ब्याह कर लेती है जिसके पास पीआरसी नहीं है, तो ये महिला भी, हालांकि उसके मायके में पीआरसी है, उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन चूंकि अब वो ब्याह कर एक ऐसे परिवार में आई है जिनके पास पीआरसी नहीं है, इस महिला के भी सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब ये महिला वोट नहीं दे सकती, अब ये महिला आगे पढ़ लिख नहीं सकती, अब ये महिला नौकरी नहीं कर पा सकती, अब ये महिला बैंक से लोन नहीं ले पा सकती, अब ये महिला घर नहीं बना सकती, अब ये महिला खेत नहीं खरीद सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब ये महिला, सिर्फ वो महिला ही नहीं, उसके होने वाले बच्चों को भी जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं मिलता। तो रुखसाना मेरी जान कहानी भी, वो कैरेक्टर जो है, वो चरित्र भी सच चरित्र है। और ज्यादा उसके बारे में मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि हर एक के अपने जीवन की एक गोपनीयता होती है, तो इसलिए मैंने कहा है सच पर आधारित कहानियां, है ना, सत्य घटनाओं पर आधारित। तो मैंने रुखसाना का भी नाम सही नाम नहीं रखा। अब ये कहानी उस एक मुस्लिम लड़की की कहानी है, मुसलमान है ये लड़की, और वो प्रेम विवाह कर लेती है किसी गैर पीआरसी धारक से, जब ये कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं। आगे जाकर ये लड़का फौज में भर्ती हो जाता है, और उसका ट्रांसफर जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाता है। तो पहले तो जैसे ही फौज में भर्ती होता है तो अलग अलग जगह ट्रांसफर होते रहे, तो रुखसाना और उसका बेटा रहमत जो है वो किसी और राज्य में रह रहे हैं, और जब इसका ट्रांसफर हो जाता है और वो जम्मू कश्मीर जाता है, और वहां वो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, और उसका कहानी का अंत तो आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। तो वो पीड़ा कि रुखसाना इसलिए इतनी हेल्पलेस है, इसलिए इतनी बेकार और बेचैन और हारी हुई है, क्योंकि उसका विवाह, उसका निकाह एक गैर पीआरसी वाले के परिवार में हो गया है, इसलिए उसे उसके अधिकार उसके सारे छीन लिए जाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। सच में ये भी एक विडंबना थी जिसको आपने रुखसाना मेरी जान के कहानी के माध्यम से सबके सामने रखा, कि कैसे जम्मू कश्मीर की कोई महिला मुस्लिम समुदाय से भी, जिसके लिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए गए, तो हालांकि आपने स्पष्ट किया और वो आपने अनुच्छेद भी लगाया कि अनुच्छेद 370 विशेषाधिकार नहीं मैं था, ये एक बात ना अस्थायी प्रबंध था लोकेंद्र, खाली। अगर आप अनुमति दें तो ये बात मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि कृपा करके आज के बाद कभी ये न कहें कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जिस तरह से बाकी के राज्य भारत में सबका मिलन या विलय हुआ था, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी हुआ था। लोग 370 की बात करते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को कर दिया था, और 370 जो है 1949 में
संविधान में इसके बारे में चर्चा हुई और इससे अस्थाई टेम्पररी उपबंध ये जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद 49 में जोड़ा गया। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि हरि सिंह ने तो शर्तों पर विलय किया था, अधिमिलन किया था? वो झूठ है। और ना ही हमारे संविधान में कहीं भी ये लिखा गया है कि इन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। ये पता नहीं ये झूठ कब और कहां से कैसे आया, और पिछले 70 सालों से राजनेता अपनी अपनी रोटियां इस पर सेकते रहे, वो झूठ है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को लेकर के इस प्रकार के नैरेटिव खड़े किए गए कि उसका सच छुपाया गया और जो उसके बारे में नहीं था उसको जोर जोर से बोला गया ताकि लोग भ्रम के वातावरण में जीते रहें। आपने बहुत सुंदर बात इस कहानी के माध्यम से भी सामने लेके आए, रुखसाना मेरी जान के माध्यम से, और इसे विडंबना कहेंगे, इस पे कोई बात नहीं करता था, ये मेरे को हैरत लगती है। इसको लेकर के महिलावादियों ने और सबने आपत्ति नहीं की आज तक, ये भी एक बड़ी बात है। वो ये कि एक महिला जम्मू कश्मीर प्रांत के बाहर अगर किसी के साथ विवाह कर लेती है तो न केवल उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं बल्कि उसकी संतति यानी उसके आने वाले बच्चों के भी अधिकार चले जाते हैं, यानी जिन बच्चों का तो कुछ लेना देना नहीं उनके भी अधिकार छीन ले जाते हो। ऐसा बड़ी बहुत त्रासदपूर्ण स्थिति थी। इस कहानी के माध्यम से आपने उसको भी रखा। और अब हम, चूंकि कहानियां बहुत मार्मिक हैं, संवेदनाएं हैं जम्मू कश्मीर का, वो सच दिखाती हैं जिस सच को जानबूझकर योजना पूर्वक छुपाया गया। हम बात करते रहेंगे, बात बहुत लंबी चलेगी। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, ये प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। जम्मू कश्मीर सच तो यही है, अनुच्छेद 35 से सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी। आप प्रभात प्रकाशन से इसको मंगा सकते हैं। हार्ड बाउंड 250 रुपए इसका मूल्य है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अन्यथा प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा नथानी जी का कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ और बहुत सहजता के साथ अपना समय निकाल करके और इतने प्रभावशाली ढंग से सारी बातों को कहा। और उन बातों को जरूर हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, बाकी के अन्य लोग हैं, वे सब इन सब बातों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और एक बार फिर जम्मू कश्मीर को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। जिस जम्मू कश्मीर को मीडिया ने और तथाकथित लेखकों, इतिहासकारों ने दिखाने का प्रयास किया, इसके इतर आपको आज एक दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की, जो असली तस्वीर है, वो आशा नथानी जी ने हमको दिखाई है। उस पर भी जरूर अध्ययन होना चाहिए, उस पर चिंतन मनन होना चाहिए, उसको लेकर के विमर्श भी होना चाहिए। हालांकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, उसको हमको सीख करके उससे सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।